Code of ethics. Let's start. Reports. अच्छा जी, एक क्विक अनाउंसमेंट पहले सुन लें, और वो अनाउंसमेंट है ये कि आज का जो हमारा टारगेट है, दैट इज़ आइज़ा 700। कल यानी कि फ्राइडे टारगेट है 701। सैटरडे पे हमारी क्लास होगी और टारगेट होगा 320 यानी कि मटीरियलिटी एंड 450 evaluation of misstatement। चूँकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, पता नहीं कब ख़त्म होंगी, तो ये दोनों क्लासेस हमारी कब हो रही होंगी? लाइव मोड पे हो रही होंगी। कितने बजे? 4 बजे। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, मंडे वाले दिन देयर विल बी अ टेस्ट ऑफ ऑल दीज 4 एरियाज, 700, 701, उसके बाद 320 और 450। एंड देन फ्रॉम ट्यूसडे हम मॉडिफिकेशन में एंटर हो जाएंगे। क्लियर है? चल अब आ जाए मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है हमारे पास आज? ऑडिट रिपोर्ट्स। इसको प्यार से हम लोग 700 सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 स्टैंडर्ड्स हैं, 700, 701, 705 एंड 706। 700 बात करता है ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि साफ है। साफ से क्या मुराद है? अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड से क्या मुराद है? ऐसी रिपोर्ट जिसमें हम कहते हैं कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। अब अक्सर बच्चे एग्ज़ाम में सिर्फ मिसस्टेटमेंट का वर्ड लिख के आते हैं, जो कि गलत है। पूरा वर्ड क्या है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये भी अधूरा। पूरा जुमला है मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एरर और फ्रॉड। तो मिसस्टेटमेंट 2 वजूहात से आ सकती है, या एरर से आती है या फ्रॉड से आती है। तो जब हम कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो हम कहते हैं कि किसी भी तरह की ऐसी मिसस्टेटमेंट नहीं है जिससे एक यूज़र की डिसीजन मेकिंग चेंज हो सके। मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इसकी एक और कॉनोटेशन ये भी बनती है कि मिसस्टेटमेंट है मगर वो मटीरियल नहीं है, तो फिर कौन सी होगी? इममटीरियल मिसस्टेटमेंट होगी। और इममटीरियल किसे कहते हैं? जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग इफ़ेक्ट ना हो। तो जो 700 की रिपोर्ट है, याद रखिएगा, जो 700 की रिपोर्ट है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपको ये 14 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला एलिमेंट है टाइटल, दूसरा एलिमेंट है एड्रेसी, तीसरा एलिमेंट है ऑडिटर्स ओपिनियन, चौथा है बेसिस फॉर ओपिनियन, पांचवा है गोइंग कंसर्न, छठा है की ऑडिट मैटर, सातवां अदर इंफॉर्मेशन, आठवां मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 9th ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10th अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, 11th नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, 12th सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, 13 एड्रेस एंड 14th डेट। अच्छा, यही एलिमेंट्स, यही फॉर्मेट आपको अनमॉडिफाइड का भी है और मॉडिफाइड का भी है, कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? टाइटल। तो जब आप रिपोर्ट बना रहे हैं, सबसे ऊपर आप लोगों ने क्या देना है?
टाइटल देना, और टाइटल की जो हेडिंग होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो टाइटल में आप क्या लिखते हैं, टाइटल में आप लोग क्या लिखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अभी बुक्स ना देखें, सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करें। दूसरा जो मेरा एलिमेंट है वो कौन सा है, एड्रेसी। एड्रेसी, किसको ये रिपोर्ट टारगेट की जा रही है, किसके लिए ये रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो यहाँ पे एड्रेसी दो तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली ये हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, आवाम होती है, पब्लिक होती है। बट कुछ ऑडिट्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्पेसिफिक इदारे करवाते हैं अपने पर्पस के लिए, जैसे SCCP, FBR। वो कहते हैं जी हमारे मुताबिक आपने ऑडिट करना है, हमारे फ्रेमवर्क्स को फॉलो करते हुए आपने ऑडिट करना है, जिससे हमारी कंप्लायंस पूरी हो सके। तो अगर कोई ऐसा ऑडिट है जिसको आप स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट करें तो सिर्फ उसका नाम आएगा, मगर बाय डिफ़ॉल्ट किसका नाम, शेयर होल्डर्स का। आपके सिलेबस में ऐसी कोई स्पेसिफिक ऑडिट रिपोर्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपके केस में इट इज़ ऑलवेज शेयर होल्डर या दोज चार्ज विद गवर्नेंस। पॉइंट नंबर 3, ऑडिटर्स ओपिनियन। अब रिपोर्ट शुरू होते साथ ही तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन में आपको दो बातें पहले पता होनी चाहिए। दो तरह के हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़र के एंगल से चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, कुछ कंटेंट निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड के यूज़र मुत्तमिन है, प्रोवाइडेड के यूज़र डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो ओके। और दूसरा फ्रेमवर्क कौन सा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये वो फ्रेमवर्क है जो लॉ ने इम्पोज कर दिया है, आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में डिस्क्लोजर्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, मगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अलावा जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उसमें आप ये काम नहीं कर सकते। उसमें आपने जो लॉ ने बताया है उसके अलावा कुछ नहीं लिखना, यानी कि यहाँ पे आपने 100% क्या करनी है, कंप्लायंस करनी है। अब से या यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। इतनी बात समझ आई। हमारे सिलेबस में अगेन, हमारे ऑडिट के सिलेबस में 99% चीज़ें कौन सी हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। इतनी बात ओके। अच्छा, अब ये ओपिनियन पैराग्राफ शुरू कैसे करना। सबसे पहले आप बताएंगे नेम ऑफ द एंटिटी। एंटिटी से क्या मुराद है, क्या एंटिटी सिर्फ कंपनी है, नहीं। Entity means any type of business organization. It can be a company, it can be a partnership and it can be a sole trader. तो आपने सबसे पहले एंटिटी का नाम बताना और बताना है कि उसके कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने क्या किया, ऑडिट किया। और हर एफएस के टाइटल को अलग से रेफर करना है, इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंड स्पेसिफाई करना है कि वो किस डेट और किस पीरियड के हैं। स्पेसिफाई करेंगे, आइए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अभी एक रिपोर्ट नजर आएगी जी। ये रिपोर्ट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की। कैसे पता चला, वो ऊपर लिखा हुआ ISA 700। ये वो रिपोर्ट है जो कि स्टैंडर्ड के अंदर बनी हुई है। सबसे पहले आप क्या देंगे, हेडिंग देंगे। सबसे पहले आप क्या देंगे, हेडिंग देंगे। अब यहाँ पे रुक जाए। सर अभी आपने कहा था कि हेडिंग क्या आनी चाहिए,
इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ पे हेडिंग क्या आ रही है? ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब सुने, हमारे पास रिपोर्ट्स दो तरह की होती हैं। एक है जो हमें दी है किसने? स्टैंडर्ड ने दी है। और एक वो रिपोर्ट है जो कि मुझे किसने दी है? कंपनीज एक्ट की तरफ से आई है। इसका उसका नाम कुछ और होता है। ये रिपोर्ट और ये रिपोर्ट तकरीबन एक जैसी हैं, क्योंकि जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो किसको फॉलो करते हुए बनाई है? 700 की रिपोर्ट को फॉलो करते हुए बनाई है। तो 700 की रिपोर्ट की हेडिंग में सिंपल क्या आता है? ऑडिटर्स रिपोर्ट। बट जब हम कंपनीज एक्ट की बनाई हुई रिपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे क्या लिखा होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। लगे हाथ वो भी देख लेते हैं। सिर्फ जल्दी से मैं आपको वो रिपोर्ट की शक्ल दिखाऊंगा। ये देखें, नजर आ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और इसका फ्रेमवर्क क्या है? ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018। पाकिस्तान में जो हम लोग रिपोर्ट इशू करते हैं वो ये वाली इशू करते हैं। मगर इसको समझने के लिए हमने पहले किसको समझना है? 700 की रिपोर्ट को समझना। किसको समझना है? 700 की रिपोर्ट को। अच्छा, हमारे पास एलिमेंट कौन सा था? एड्रेसी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी कंपनी या एड्रेसी। इट कैन बी बी, इट कैन बी आर, इट कैन बी दो चार्ज विद गवर्नेंस। बट बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। अब आप जरा गौर कीजिएगा, एक हेडिंग आ रही है। ये एक हेडिंग है, किस नाम से? रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक मेन हेडिंग यहां पे ओपन हो रही है। एक मेन हेडिंग यहां पे ओपन हो रही है। अगर थोड़ा सा नीचे आऊं तो यहां पे एक दूसरी हेडिंग है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो एक रिपोर्ट के अंदर हम दो तरह की बात कर रहे हैं। पहले हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर? ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद हम कुछ बातें बताने के बाद एक और रिपोर्ट दे रहे हैं किस चीज़ के ऊपर? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, जब आप 700 की रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क की जो बातें हैं वो आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हेडिंग आप लोगों ने कहाँ से पढ़नी है? सिर्फ 2018 वाली रिपोर्ट की हेडिंग पढ़नी है। बात समझ आ रही कि जब आप लोग 700 की रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो ये वाला पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिपोर्ट की शुरू की दो बातें कौन सी हैं? टाइटल, एड्रेस। उसके बाद एक मेन हेडिंग। मेन हेडिंग के अंदर सबसे पहली बात क्या आ रही है? ओपिनियन। अब देखें इसके अल्फाज कौन कौन से। आप लोग पढ़ें, फर्स्ट लाइन पढ़ें। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी कंपनी। अच्छा, एबीसी क्यों है? एक कंपनी का नाम, जो असल नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। विच कंप्राइज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। ये एज एट के एज ऑफ, एज एट और एज ऑफ में फ़र्क क्या होता है? एज एट मीन्स जो ईयर एंड के बैलेंसेज हैं, और एज ऑफ या फॉर द ईयर क्या होता है? पूरे साल। तो बैलेंस शीट हमेशा एज एट होती है। और अगर आप आगे गौर करें, एंड द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, एंड notes to financial statements including a summary of significant accounting policies। कितनी बातें? 5। पहली कौन सी है?
SOFP, उसके बाद SOCI, उसके बाद इक्विटी, उसके बाद कैश फ्लोस एंड नोट्स इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन आवर ओपिनियन। अच्छा, अब ओपिनियन दे रहा है, इससे पहले उसने सिर्फ एक तहमीद बांधी है कि मैंने इन FS का ऑडिट किया है। इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग, व्हाट इज अकम्पनिंग? attached financial statements present fairly in all material respect। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप जब रिपोर्ट्स के सवाल करेंगे तो आप ये लाइन लिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, या ये लाइन लिखेंगे, या आप लिखेंगे इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। किस चीज़ का ट्रू एंड फेयर व्यू? ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन of the company as at and its financial performance। इससे क्या मुराद है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से मुराद है दो चीज़ें, SOCI और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड इट्स कैश फ्लोस, उसको अलग कर दिया, फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो आपको ये पैराग्राफ लाजमी आना चाहिए, हर हाल में आपको पता होना चाहिए कि ओपिनियन पैराग्राफ लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप बताते हैं कंपनी कौन सी, फिर आप बताते हैं कि आपने उस कंपनी का जो ऑडिट किया है कौन कौन सी FS का ऑडिट किया है, कौन सी एज एट वाली और कौन सी फॉर द ईयर वाली, और उसके बाद आप बताते हैं कि मेरी ओपिनियन में FS क्या दे रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। किस चीज़ का? फाइनेंशियल पोजीशन का, परफॉर्मेंस का और कैश फ्लो का। अब अगर आपसे सवाल आ जाए जिसमें वो कहे कि ड्राफ्ट करें ऑडिट ओपिनियन, क्या करें? ड्राफ्ट करें, तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। जब वो आपसे कह रहा है कि ड्राफ्ट करें, इट मीन्स कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको रिपोर्ट की वर्डिंग्स का पता है। तो ये तीसरी हेडिंग, पहली हेडिंग कौन सी थी? टाइटल, उसके बाद एड्रेसी, उसके बाद ऑडिटर्स ओपिनियन। उसके बाद आ जाए हमारे पास चौथा एलिमेंट कौन सा है? बेसिस फॉर ओपिनियन, कि जो हमने ऊपर ओपिनियन बनाई है उसकी बेसिस क्या है। सर, उसकी बेसिस के लिए अब ज़रा लाइन बाय लाइन चलिएगा मेरे साथ। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISA। सबसे पहले आप बता रहे हैं कि जो हमने ऑडिट किया है हमने किसके मुताबिक किया है? ISA, एंड ISA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पहली बात तो आपने ये बता दी। नंबर 2, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर दो स्टैंडर्ड्स, कौन से स्टैंडर्ड्स? ISA आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, जो कि तुम्हें इसी रिपोर्ट में मिल जाएगा। यानी कि तुम अगर रिपोर्ट को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो नीचे आते आते तुम्हें एक सेक्शन मिलेगा, कौन सा? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी रिपोर्ट में तुम्हें हमारी वो वाली बातें भी मिल जाएंगी। दूसरी बात बताई। तीसरी बात, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, टुगेदर विद द एथिकल रिक्वायरमेंट दैट आर रेलेवेंट टू आवर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिस जुरिस्डिक्शन में हम हैं। और हम कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन सा कोड चल रहा है? ICAP का कोड ऑफ एथिक्स चल रहा है। तो तीसरी बात में उसने और कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि हमने किसको फॉलो किया है? कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया, और कुछ नहीं बताई उसने। तीसरी बात। चौथी बात, एंड वी हैव फुलफिल्ड आवर
ethical other ethical responsibilities in accordance with those code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate, जिसके ऊपर हमने अपनी ओपिनियन बेस की। 4 बातें कर रहे हैं। नंबर 1, हमने ऑडिट किया इन अकॉर्डेंस विद आईएसआ। नंबर 2, हमारी जिम्मेदारियों वाली बातें इसी रिपोर्ट में तुम्हें एक अलग सेक्शन में मिल जाएंगी। नंबर 3, हम जब ऑडिट करने के लिए आए हैं हम इंडिपेंडेंट हैं और हमने कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस की है। चौथी बात, हमने क्या हासिल किया है, वी बिलीव कि वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसके ऊपर हमारी ओपिनियन बेस कर रही है। उसके बाद हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर रिपोर्ट में हो। इसी तरह एक और पैराग्राफ होता है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये भी हर रिपोर्ट में ज़रूरी नहीं है क्या है, और इन दोनों के अपने अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं। इसका है 701 और इसका है 570। तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये कब पढ़ेंगे, जब हम इनके स्टैंडर्ड्स को कवर कर रहे होंगे। तो वो कवर करने के बाद ये सारी बातें आपको एक दफ़ा दिखा दूंगा। स्टैंडर्ड का नाम है, कोड है ISA 570। अच्छा, उसके बाद क्या है मेरे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। सर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये क्या लिखा हुआ है। अब अगर एक सवाल हो जिसमें कहे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्सेस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है। पहले जो सवाल था वो है मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बताओ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ओवरऑल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो जिम्मेदारियां उनकी, उसमें से एक जिम्मेदारी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें मज़ीद कौन कौन सी बात है। नंबर 1, मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन, खाली प्रिपरेशन नहीं, एंड फेयर प्रेजेंटेशन। हम लोग क्या करते हैं, जवाब लिखते हुए खाली वर्ड प्रिपरेशन लिख के आ जाते हैं और फेयर प्रेजेंटेशन का वर्ड यूज़ नहीं करते। फॉर द FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS, दूसरी जिम्मेदारी, एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल्स एज मैनेजमेंट डिटरमिन्स, जो उनके मुताबिक नेसेसरी हैं टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। आप पूरा पढ़ें, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ये आपने पूरी लाइन लिखनी होती है, पूरी कंप्लीट लाइन लिखनी है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन। नंबर 2, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो किसके लिए, इंटरनल कंट्रोल्स को क्या करे, डिज़ाइन करे, इम्प्लीमेंट करे और एनेबल करे कि प्रिपरेशन ऑफ FS आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। तीसरी चीज़, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। क्या होती है कि हम अगले 12 महीने ऑपरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसको असेस करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। डिस्क्लोजिंग एज एप्लीकेबल मैटर्स रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एंड यूज द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलेस मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द कंपनी। क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है, मुझे बताइएगा प्लीज, ये क्या कहना चाह रहा है, शायर के इस शेर में क्या मुराद है। कम ऑन, आप लोग कितने बड़े तो हैं, R1 भी पढ़ी है, R2 भी पढ़ी है, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। सर, हम जो नॉर्मल FS बनाते हैं उसकी बेसिस क्या होती है, गोइंग कंसर्न। हम लोग ये अज्यूम करते हुए बनाते हैं कि कंपनी अगले 12 महीने ऑपरेशनल है, तो हम लोग जो वैल्यूज़ लेते हैं FS बनाते हुए वो कौन सी वैल्यूज़ होती हैं,
फेयर वैल्यूज़ होती हैं, मार्केट वैल्यू होती है, लिक्विडेशन वैल्यू होती है, या हिस्टोरिकल वैल्यू होती है? फेयर वैल्यू, सबकी फेयर वैल्यू लेते हैं। जो आप नॉर्मल एफएस बनाते हैं एज पर IAS 1, उसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उसको मैं क्या कहता हूँ? चलो फर्स्ट करो कॉस्ट मॉडल लिया तो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ होंगे, और जहाँ जहाँ पे रीवैल्यूएशन हो रही है वहाँ पे फेयर वैल्यू। ये कहना चाह रहा है कि अगर अनलेस मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट, लिक्विडेट किसे कहते हैं? डिसॉल्व कर देना, बंद कर देना। अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि वो कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो क्या मैं हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के साथ बनाऊंगा एफएस? I will be using fair value or I will be using liquidation values? तो लिक्विडेशन बेसिस के अंदर मुझे बताइए नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? कुछ भी नहीं आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरी कंपनी तो अगले 12 महीने ऑपरेट ही नहीं कर पा रही। तो जितने भी NCAs होते हैं, जितने भी NCLs होती है, उसको हम करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज़ में क्लासिफाई कर लेते हैं। कॉस्ट मॉडल के ऊपर नहीं, मार्केट वैल्यू के ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर जितने का वो ख़त्म हो सकता है, बिक सकता है। और टू सीज ऑपरेशन और हैज़ नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो। शायद ये कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट ही है जिसने ये असेस करना है कि उसकी कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं। नंबर 2, मैनेजमेंट ने वैल्यूज़ देखनी है कि अगर तो गोइंग कंसर्न नहीं है तो वो किस बेसिस पे होनी चाहिए? इट शुड बी ऑन लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Those charged with governance are responsible for overseeing the company's reporting process. उनकी जिम्मेदारी सिर्फ कितनी है कि वो क्या करेंगे? ओवरसी करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ ओवरसी। सर 5वां एलिमेंट मेरे पास जो आ रहा है दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आपने गौर किया हो तो एकदम से कलर चेंज हुआ। गौर करें, ऊपर ऐसा कोई लाइट ग्रे कलर का शेड नहीं है, ये सिंपल वाइट है, और एकदम से एक ग्रेइश शेड आ रहा है। देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्रे एरिया। क्या कहते हैं? ग्रे एरिया या शेडेड एरिया। ये क्यों है बताता हूँ। अच्छा, अब जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। फर्स्ट लाइन पढ़े। आवर ऑब्जेक्टिव्स आर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अब एक मुश्किल वर्ड जब आपने लिख दिया है रिपोर्ट के अंदर, एक लेमैन, आप जैसा मेरे जैसा बंदा जिसका ताल्लुक सीए से नहीं है, अकाउंटिंग से नहीं है, वो डॉक्टर है, उसे क्या पता कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या है ना मसला। तो कहता कोई बात नहीं, एक लाइन छोड़ कर देखें तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है। कहता है रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इज नॉट अ guarantee that an audit conducted in accordance with ISA will always detect a material misstatement। यहाँ पे नहीं रुका। misstatement can arise from fraud or error and are considered material। वो material कब मानी जाएंगी? जब वो आपकी इकोनॉमिक डिसीजंस को क्या कर रहे हो? इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इंडिविजुअली या एग्रीगेट। और जो हमने 320 पढ़ना है उसमें इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे सैटरडे वाले दिन कि इस लाइन का मतलब क्या है, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट को हम लोगों ने कैसे परसीव करना। तो आवर ऑब्जेक्टिव्स आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, and
दूसरा हमारा मकसद क्या है? टू इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स आवर ओपिनियन। और उसके बाद हमने बता दिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट। याद रखो क्या? फिर शुरू होता है ग्रे एरिया। कौन सा एरिया? ग्रे एरिया। अच्छा, ग्रे एरिया बेसिकली क्या है, इसको करना क्या है पहले ये देख लें। ग्रे एरिया के साथ जो सलूक करना है आप लोगों ने, वो आप ये कर सकते हैं कि या तो इसको एज इट इज़ रिपोर्ट का पार्ट ही रहने दें। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये रिपोर्ट के अंदर ही है, इसको रिपोर्ट के अंदर ऐसे का ऐसे ही रहने दें, ना छेड़ें। सिर्फ किसको? इस ग्रे एरिया को। ऊपर वाली बात को तो छेड़ना भी नहीं है। ये सारी बातें आएंगी। मसला कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। तो ऑप्शन 1, इसको ऐसे का ऐसे रहने दें, इसको छेड़ें ना। ऑप्शन 2, अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे रहेगा तो खामखा मेरा यूज़र रिपोर्ट पढ़ते हुए परेशान होगा, तो आप इसको यहाँ से निकालें, रिपोर्ट के एंड पे जाएं और एज एन एनेक्जर या एज एन अपेंडिक्स अटैच कर दें कि हमारी मेन जिम्मेदारी ये है, एडिशनल जिम्मेदारी पढ़ने के लिए तुम एंड में जाके पढ़ लो, बकिया नंबर फलां इस पेज पे लिखा हुआ जा जाओगे देख लो। पता नहीं आपने कभी अखबार पढ़ा हो, अखबारों में ही लिखा होता है, मेन हेडिंग दी होती है, बकिया फलां नंबर पेज पे फलां नंबर कॉलम में जाके पढ़ लेना। तो कुछ वैसा ही सीन है। तीसरा तरीका, आप टोटली रिपोर्ट से निकाल दें, ना बकिया बनाएं ना मेन उसमें रखें, आप निकाल के एक वेबसाइट पे डाल के उसका लिंक दे दें कि अगर तुमने एडिशनल बातें पढ़नी है तो SSCP की वेबसाइट का ये लिंक है, यहाँ पे क्लिक करो, जाके बकिया बातें पढ़ लो। ये कब करना है? जब आपको लग रहा हो कि इसको ऐड करने से खामखा रिपोर्ट का साइज़ बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मेरी रिपोर्ट ज़्यादा वॉल्यूम में हो रही है। अब इसमें लिखा क्या हुआ? एज पार्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइज़ा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने काम करना है विद प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन करनी है क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर ये जजमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट? अपने स्किल एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मैं क्या फ़ैसला लेने की पोजीशन में हूँ, मैं क्या फ़ैसला ले रहा हूँ, मुझे कितना सैंपल उठाना चाहिए, मुझे किस एरिया पे कम काम करना है, किस एरिया पे ज़्यादा काम करना है, कंट्रोल्स को असेस करना, टीम मेंबर्स कौन कौन से होने चाहिए, इंटरनल ऑडिटर से कितना काम लेना, ये सारी क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट। और दूसरी बात क्या लिखी हुई थी? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, शक। हर चीज़ को किस निगाह से देखना? शक की निगाह से देखना। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ पढ़े। आइडेंटिफाई एंड assess the risk of material misstatement of the financial statement। अगेन जहाँ पे ये लफ्ज़ आए साथ ही क्या लिख देना है? whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risk। कहता है सबसे पहले मैंने असेस करना है कि रिस्क कितना है, उसके मुताबिक मैं देखूंगा कि मैंने अपने कौन से प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने और मैंने कितना ऑडिट एविडेंस लेना है जो कि क्या हो? सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट, जिसकी बेस पे मैं क्या बना सकूं? ओपिनियन बना सकूं। द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अ फ्रॉड इज हायर देन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। क्या कहना चाह रहा? चूँकि फ्रॉड इंटेंशनल तरीके से किया होता है तो उसमें से मिस स्टेटमेंट ढूंढना मुश्किल है एज़ कंपेयर टू मिस स्टेटमेंट ढूंढूँ फ्रॉम एरर। क्योंकि फ्रॉड के अंदर क्या होती है नॉर्मली? कोल्यूजन। फ्रॉड में नॉर्मली क्या होती है? कोल्यूजन। कोल्यूजन किसे कहते हैं? मोर देन वन पर्सन मिल के फ्रॉड करा, तो हर बंदा दूसरे के ऐब को छुपा रहा होता है।
forgery, intentional omissions, misrepresentations और override। मज़े की बात है कि इसने और कुछ नहीं किया, रिस्क वाले चैप्टर को समराइज़ करके यहाँ पे लिखा हुआ। ये सारी बातें दोबारा से हम लोगों ने पढ़नी है कहाँ पे, रिस्क के चैप्टर में। फिर ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड, अच्छा क्यों ले रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, वाई कंट्रोल्स के बारे में हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी बेस पे हमने क्या डिज़ाइन करने हैं, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने हैं दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर द एरिया या सर्कमस्टेंस, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन। कहता है कंट्रोल्स को समझने का, कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करने का मकसद क्या है कि तुम अपने क्या डिज़ाइन कर सको, ना के तुमने समझ के उस पर क्या देनी है, अलग से ओपिनियन। याद रखिएगा हम उसके ऊपर अलग से ओपिनियन कायम नहीं करते, इतनी बात याद रह जाएगी। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आई कैब और आई कैब की चालाकियाँ। अब आपके पास बुक भी ना हर एक के पास डिफरेंट होगी, तो यहाँ से अगर मुझे मिल जाए वो सवाल एक, मगर सवाल ये कि सवाल कहाँ से मिलेगा। सवाल क्या है कि सवाल कहाँ से मिलेगा, मिल गया। सर एक सवाल देखिएगा, इसका पार्ट सी पढ़ा। सवाल यह है कि आपने बताना कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों ठीक नहीं है। ये पार्ट सी पढ़ा। ये पार्ट सी पढ़ा। कहाँ पे गलत है? कहता है द ऑडिटर ऑब्टेन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू द ऑडिट। ये बात तो ठीक है। इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट, ठीक है, दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर द सर्कमस्टेंस, यहां तक तो ओके। एंड ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ, क्या ये मकसद है? नहीं। तो आप बताएंगे कि भाई, ओ भाई मकसद ये नहीं है, इट इज नॉट फॉर द पर्पस। हम लोग कंट्रोल्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई ओपिनियन कायम नहीं करते। अच्छा, इसका पार्ट बी भी देखने लगे आप। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है, एंड इज अ गारंटी। नहीं, गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हम लोगों ने ऊपर इसकी डेफिनेशन देखी थी, हमने कहा था इट इज नॉट अ गारंटी, क्योंकि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर। पढ़ेंगे। अच्छा, नीचे आए, इवेलुएट द appropriateness of accounting policies, accounting estimates and related disclosures। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोबारा काम आएगी नेक्स्ट वीक जब हम लोग 705 कर रहे होंगे कि ऑडिटर ने क्या देखना है, पॉलिसी, एस्टीमेट और डिस्क्लोजर। पॉलिसी, एस्टीमेट और डिस्क्लोजर, PED। अच्छा, conclude on the appropriateness of management's use of going concern basis of accounting and based on the evidence obtained whether a material uncertainty
एग्जिस्ट और नॉट। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ हम अभी फ़िलहाल के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं, जब हम लोग 570 करेंगे तो तब हम लोग इस पैरा पे आएंगे। मुझे आप लोगों ने याद करवाना है, क्या याद कर, नेक्स्ट वीक जब हम लोग 570 कर रहे होंगे तो हम लोगों ने ये पैरा के ऊपर बात करनी है। अच्छा, इवेल्युएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट इंक्लूडिंग द डिस्क्लोजर एंड वेदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको क्या दे रही हैं, फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है। वी कम्युनिकेट विद दोस्त विद गवर्नेंस रिगार्डिंग द मैटर्स द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग एनी डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल। हम सिर्फ बता के जाते हैं कि तुम्हारे कंट्रोल में फ़लाँ फ़लाँ मसले हैं, या मशवरे देते हैं कैसे ठीक होंगे, मगर इसके ऊपर अलग से ओपिनियन नहीं देते। We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence। and हम लोगों ने क्या अप्लाई कर लिए हैं, सेफगार्ड्स। तो जहाँ जहाँ मसले थे हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। ये हम उसको क्या दे रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे हैं। From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance। यहाँ से वो कहानी लेके जा रहा है 701 की तरफ। तो ये मुझे आपने बताना जब हम लोग कल क्या पढ़ रहे होंगे, 701 पढ़ रहे होंगे। तो ये दो पैरा मैंने डेफर किए हैं, एक 570 वाला और दूसरा 701 वाला। याद रखो, ओके रिपोर्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरी एक हेडिंग ख़त्म हो गई, कौन सी, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब दूसरी मेन हेडिंग कौन सी आ रही है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसको पढ़ने के लिए हम जाएंगे 18 की रिपोर्ट पे। कहाँ पे जाएंगे, 18 की रिपोर्ट पे। ये आ गई, देखिए हेडिंग हुई रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पहला पॉइंट पढ़े, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय कंपनी। तो पहली चीज़ जो आपने देखनी है ऑडिट करते दौरान वो क्या देखनी है कि कंपनी ने क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की हैं या नहीं की। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ एफपी, प्रॉफिट लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो टुगेदर विद द नोट्स। क्या उन्होंने कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनाए हैं या नहीं बनाए। कौन कौन सी बातें, एसओएफपी, एसओसीआई, कैश फ्लो, इक्विटी, उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सारे किसके मुताबिक बनाए हैं, क्योंकि हम लोग हैं कहाँ के, पाकिस्तान का। पाकिस्तान में लॉ कौन सा चल रहा है, कंपनी का। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स जो की हैं, खर्चे जो किए हैं और गारंटी, क्या वो बिजनेस के पर्पस के ऊपर है। और चौथा, ज़कात डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर द ज़कात एंड नेशनल ऑर्डिनेंस वाज डिडक्टेड बाय द कंपनी। और ना सिर्फ डिडक्ट बल्कि डिपॉजिट भी हुई है या नहीं, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 7 ऑफ द ऑर्डिनेंस। अच्छा, वापस आते हैं। उसके बाद तो ये 4 बातें हैं। पहली बात कौन सी थी, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए या नहीं की। उसके बाद कंपनीज एक्ट के मुताबिक एसओएफपी, एसओसीआई, कैश फ्लो, इक्विटी बनाई है या नहीं बनाई। नंबर 3, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो गारंटीज़ हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे किसके मुताबिक होने चाहिए, बिजनेस के या कंपनी के मुताबिक होने चाहिए। नंबर 4, ज़कात में 2 बातें हैं, डिडक्शन और उसके बाद उसको डिपॉजिट भी कराया नहीं कराया अंडर सेक्शन 7। उसके बाद मेरे पास आती हैं ये एंडिंग एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, एंडिंग एलिमेंट्स। पहला कौन सा है,
नेम, किसका नेम? एंगेजमेंट पार्टनर का नेम, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम। नंबर 2, सिग्नेचर इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म, उसका पर्सनल नाम या बोथ। तो फर्म के साइन कर दें या फर्म का नाम डाल दें, पार्टनर का साइन कर दें या दोनों, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। ऑडिटर, एड्रेस और डेट। अब 2 बातें सुने। ये एड्रेस कौन सा होता है? जहाँ की, या सॉरी, जहाँ का मेन ऑफिस जाके ऑडिट कर रहा। क्या मतलब? हुसैन चौधरी लाहौर अगर ऑडिट करने गई है कराची में एक कंपनी का, तो एड्रेस में क्या आएगा? लाहौर, लाहौर जहाँ की फर्म है। क्लाइंट का एड्रेस नहीं आएगा, और एड्रेस में भी पूरा एड्रेस नहीं आएगा, सिर्फ सिटी का नेम आएगा। तो सिर्फ क्या लिखेंगे? लाहौर। और नीचे क्या है? डेट। ये कौन सी डेट है? जिस पे रिपोर्ट साइन हुई है, जिस पे रिपोर्ट साइन हुई है। ये डेट के ऊपर तसल्ली से बात करेंगे जब हम लोग 560 पढ़ेंगे, विच इज़ सब्सिक्वेंट इवेंट। तो अभी के लिए आप डेट जो समझें कि डेट क्या है? जिस डेट, ये वो डेट है जब रिपोर्ट साइन हो रही है। अच्छा, इसमें भी है डेट की बात, और 580 में भी है, यानी कि रिटन रिप्रेजेंटेशन में भी हम ये डेट वाली बातें करेंगे। याद है? ओके। अच्छा, एक सफ़र आपका फिर से मैं लगवाऊंगा इस रिपोर्ट पे। इसके ज़रा एंडिंग एलिमेंट्स देखें और मुझे बताइए क्या फ़र्क है। एंगेजमेंट पार्टनर ऑन द ऑडिट रिजल्टिंग इन दिस इंडिपेंडेंट रिपोर्ट इज, उसका नाम, सिग्नेचर, प्लेस, लोकेशन और डेट। वही बात, वही क्या है बात। हाँ, अब एक फ़र्क है छोटा सा। वो फ़र्क क्या है? लिस्टेड कंपनी के केस में आपने नाम, आपने, किसी को याद है? एक पॉइंट था यहाँ पे नाम के ऊपर। अगर खतरा हो, किसको? पार्टनर को खतरा हो। अगर खतरा हो पार्टनर को, तो लिस्टेड कंपनी के केस में वो अपने नाम को माइनस कर सकता। मगर पाकिस्तान में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हम ख़राब रिपोर्ट देते ही नहीं है। जब ख़राब रिपोर्ट देंगे नहीं तो ख़तरा ही नहीं, तो मसला ही कोई नहीं। हाँ, नो कमेंट्स। खैर, ऊपर आते हैं वापस। तो सर, अब अगर कोई आपसे पूछे कि 700 की रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं, तो आपने पहली बात क्या बतानी है कि 700 की रिपोर्ट में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है टाइटल, उसके बाद एड्रेसी, उसके बाद एक हेडिंग खुलती है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें ओपिनियन, बेसिस, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, अदर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए वो रिपोर्ट में भी नहीं थी। ये 720 को डील करता है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ना 710 ना 720। फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, उसके बाद यहाँ पे आके एक मेन हेडिंग ख़त्म होती है आपकी। उसके बाद दूसरी मेन हेडिंग कौन सी है? रिपोर्ट ऑन अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 4 बातें। उसके बाद ये ख़त्म। और ये कौन से एलिमेंट्स हैं मेरे? ये एंडिंग एलिमेंट्स हैं, नाम, सिग्नेचर, एड्रेस और डेट। यहाँ तक ओके? अच्छा, स्टैंडर्ड के शुरू में एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई, वो भी पढ़ लेते हैं। वो डेफिनेशन है बेसिकली एक्सपेक्टेशन गैप की। किसकी? एक्सपेक्टेशन गैप। सर, ये एक्सपेक्टेशन गैप क्या है? पब्लिक क्या समझती है और हमारा एक्चुअल में रोल क्या है? भाई, पब्लिक समझती है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने आए हैं, हालांकि हम क्या देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस।
पब्लिक को लगता है कि एक दफ़ा अगर ऑडिट हो गया तो अब उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं करते। पब्लिक को लगता है कि हम लोग 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, हालांकि हम क्या करते हैं, सैंपल। पब्लिक को लगता है कि हम लोग सारे फ्रॉडुलेंट एरियाज़ को देखते हैं, हालांकि हमारी मेन जिम्मेदारी फ्रॉड को पकड़ना नहीं है। पब्लिक को लगता है कि हमारी रिपोर्ट के बाद वो लोग मर्जर के, एक्विजिशन के, टेक ओवर के फैसले ले सकते हैं, हालांकि हम इस तरह की कोई भी गारंटी प्रोवाइड नहीं करते। हम कोई सर्टिफिकेट, कोई गारंटी नहीं दे रहे कि सब कुछ ठीक है। हम लोग क्या दे रहे हैं, रीज़नेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। बात समझ आई? कोई मसला, परेशानी, कोई सवाल? अच्छा, अब लगे हाथ एक और काम भी कर लेते हैं। जो दूसरी रिपोर्ट है उसकी शक्ल पे देख लेते हैं। हाँ जी, हेडिंग बदल गई। वहाँ पे हेडिंग क्या थी? हाँ, यहाँ पे हेडिंग क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। वहाँ पे क्या था? शेयर होल्डर्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेंबर। बात एक ही है, कंपनी का नाम। अब देखें, मेन हेडिंग आ रही, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द, उसके नीचे ज़रा ये वाली ओपिनियन पढ़ें, खुद से पढ़ें। ये ज़्यादा इलेबोरेटिव है, पढ़ें पढ़ें, शाबाश। We have audited the annexed financial statements। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? Accompanying financial statements और revised if applicable, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, of फलां कंपनी which comprise of statement of as at, statement of profit and loss and other comprehensive income, or the income expenditure statement, statement of changes in equity, cash flow for the year ended। ये तो बातें वही हैं। मेन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? इधर नीचे आ रहा है। इस पैरा को पढ़ें, इन आवर ओपिनियन, तो यहाँ से पढ़ें। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशंस गिवन टू अस। तीन बातें हैं। हमारी ओपिनियन किस पे बेस कर रही है? टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड जो हमें एक्सप्लेनेशंस आई हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर, इक्विटी, कैश फ्लो टुगेदर विद द नोट्स फॉर्मिंग द पार्ट किसके मुताबिक बने? कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बने। वहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था? वो बने हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे वो कह रहा है किसके मुताबिक बने हैं? फिर बेसिस में देखें, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा, सेम बात रिपीट कर रहा है, एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे ज़रा लोकल टच आ गया, जो पाकिस्तान में क्या है? एप्लीकेबल। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर दोस्त आर फर्दर डिस्क्राइब। ये बात वही है कि इसी रिपोर्ट में ज़रा नीचे जाके देखना, हमारी तुम्हें क्या मिल जाएंगी? जिम्मेदारियाँ। फिर वही, वी आर इंडिपेंडेंट, किससे? कोड ऑफ एथिक्स हम लोगों ने कंप्लाई किया हुआ है, कौन से वाला? ICAP वाला। वहाँ पे लिखा हुआ था जुरिस्डिक्शन, आप जहाँ पे हैं वहाँ का कोड ऑफ एथिक्स। फिर नीचे क्या आ रहा है? गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ, EOMP का पैराग्राफ, कैम और OMP हो गया इसके बाद गालिबन। चले, ये याद रखिएगा, इनको मैं कहता हूँ ये हैं आपके फ्लोटिंग पैराग्राफ्स। ये क्या है? आपके फ्लोटिंग पैराग्राफ्स, यानी कि इनको ऊपर नीचे किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि ये
कैम ऊपर आना चाहिए, ऊपर ले आए। आपको लगता है कि यूएमपी नहीं आना चाहिए, निकाल दें। तो इनके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये प्लस नीचे भी होगा अदर मैटर, अगर इन्होंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अदर मैटर। अच्छा, सेंटर में क्या बचता है? 720 वाली बात, जो कि आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे कितनी थी? पहली कौन सी थी सर? अभी 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 देखते हैं पहले कौन सी थी? प्रिपरेशन, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद गोइंग कंसर्न। तो ज़रा ये वाली पढ़ें और देख के बताएं कुछ ऐड लेस हुआ। पढ़ के बताएं कुछ ऐड लेस हुआ। सेम है, मोर लेस सेम है। 3 बात ये भी कर रहा है, प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन, उसके बाद रन कंट्रोल, उसके बाद गोइंग कंसर्न। फिर जिम्मेदारियां, ये भी मोर लेस सेम है। तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत एक ऐसे दिन वेले बैठे हो तो पढ़ लीजिएगा। हम नीचे आते हैं, ये 4 बातें ये इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद उसके एंडिंग एलिमेंट्स, वो कौन से हैं? नाम, सिग्नेचर, प्लेस और डेट। इसके बाद भी कुछ बातें हैं, बट वो अभी नहीं, वो किसी और दिन करेंगे। सो रिपोर्ट्स का जो स्टार्ट है दैट इज़ विद दिस स्टैंडर्ड, कौन सा है? ISA 700। आज की आखिरी बात करते हैं, एक मैप आपको दिखाता हूँ। अभी कंप्लीट मैप नहीं दिखाऊंगा। रिपोर्ट 2 तरह की होगी, एक मॉडिफाइड और एक अनमॉडिफाइड। जो 700 है वो किसके ऊपर है? अनमॉडिफाइड के ऊपर है। तो मॉडिफाइड में मज़ीद बातें होंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 705 और 706। फिर कल का हमारा टारगेट क्या है? 701। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से मूव करेगी। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त कर लिया तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें, 2 सवाल ही सॉल्व कर लें। ज़रा देखिएगा, आसान से, मुश्किल नहीं, नहीं मुश्किल नहीं, हौसला हौसला, अभी तो कहानी शुरू हुई है। ये आपको अगर सवाल गलती से आ जाए कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन FPF और CF, कर देंगे? CF मींस कंप्लायंस फ्रेमवर्क और FPF मींस फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ये आया था, कब आया था? 2012 में। फिर अगर सवाल आ जाए क्या करें? मेरा नहीं ख्याल कि अब आप लोग छोटे बच्चे हैं और आप कितनी बातें पूछ रहे हैं, आपसे दे ही देंगे। सवाल अगर वो आपसे कहे कि ये 2 बातें बताओ ठीक है या नहीं, तो ज़रा बताइए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ FS शुड बी इंक्लूडेड विद इन द बॉडी। नहीं, हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं, या तो बॉडी का पार्ट बनाएं, या एंड पे डाल दें, या एक वेबसाइट पे अपलोड करके उसका लिंक प्रोवाइड कर दें। ऑडिट रिपोर्ट कैन ओनली बी साइंड इन द पर्सनल नेम। नहीं, 3 ऑप्शंस होती हैं, पर्सनल नेम, फर्म का नाम, या बोथ। ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। और दैट्स इट, डन। तो कल क्लास कितने बजे होगी? 4 बजे। लिंक आपको पहुंच जाएगा। क्लास हफ्ते को भी है, याद रखिएगा। डन। अल्लाह हाफ़िज़।